वेलकम फ्रेंड। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 7 मई है। तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हो उससे पीटी फैक्ट क्या पूछा जाता है उसको भी हम लोग एक नज़र देखते चलेंगे। हालांकि बहुत दिनों के बाद न्यूज एनालिसिस हो रहा है 26 अप्रैल के बाद से, तो इस लंबे अंतराल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि कुछ पर्सनल वर्क था। आज के बाद से कंटिन्यू हम लगे रहेंगे आपके एनालिसिस के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बीच बहुत से टॉपिक आप लोग देखे होंगे, प्रीवियस जो न्यूज़ कवर किया गया, एनालिसिस कराया गया उसी से रिलेटेड था। तो बहुत से अभ्यर्थियों का मैसेज आया था, हेल्पफुल रहा, और कुछ अभ्यर्थी जो नए हैं वो थोड़ा सा अभी कंफ्यूज थे। तो समय के साथ सभी चीज़ें ठीक हो जाती है, तो कोई बात नहीं, आज से हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट के जो सवाल पूछे जाते हैं उसके उत्तर भी देने का प्रयास कीजिए, और कोई सुझाव हो उसे भी ड्रॉप कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत से लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया रहता है। तो आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप जहां भी सहूलियत हो आप वहां जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से देखिए, कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस न्यूज़ कौन सा है। सबसे पहले तो आप लोग को यह डिसाइड करना होगा ताकि आप है ना किसी चीज़ का सिलेक्शन बेहतर तरीके से कर सके। तो देखिए, पहला न्यूज आपको देखने को मिला, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी पंचवर्ण की हत्या की गई। यह इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं बन सकता है कि हाँ, किसी की हत्या, किसी संगठन की हत्या, किसी संगठन के लोगों की हत्या अगर कर दी जाती तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्जाम आपको नहीं पूछेगा। हाँ, एक न्यूज एनालिसिस के तौर पर आपको देखना चाहिए कि हाँ, इसकी घटनाक्रम क्या है, जो आपको खालिस्तान समर्थक जो चीज़ें चल रही थी उसके बाद के और भी घटनाक्रम आगे बढ़ा था, तो उसके क्रम में आपको एक न्यूज़ जरूर रखनी है। तो क्या करना है, एक बार है ना इसको स्टडी रखना है कि अपने कॉन्शस माइंड में इस प्रकार की घटनाओं को भी याद रखिएगा ताकि चीज़ें समझ में आ सके। जब इसका अंतिम परिणाम निकल कर आएगा उस दिन चीज़ों को समझा जा सके। इसलिए इस न्यूज़ पर हम लोग बेहतर एनालिसिस नहीं करेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जब न्यूज़ एनालिसिस नहीं हुआ था उस बीच मणिपुर की हिंसा भड़क उठी है, कुछ घटनाक्रम वहाँ पर हुए थे। तो आज मैं क्या करूँगा, इस पर विस्तृत चर्चा कर दूंगा ताकि जो पीछे का जो न्यूज़ था आप लोग से कनेक्ट हो पाइएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको कवर देखे होंगे। तो मणिपुर में ऐसी हिंसा क्यों हुई, सबसे पहले इसे आपको जानने की जरूरत है। और इसके डायलेमा क्या है, ये यूपीएससी के किस पेपर में आएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, जहां पर सरकारी नीतियां और जनजातीय मुद्दे से संबंधित कोई भी टॉपिक होगा ना, उसी टॉपिक में इसे कनेक्ट करके दे सकता है। और खासकर इंटरव्यू वाले जो स्टूडेंट हैं उनको तो ध्यान में यह रखना, इस प्रकार का जब भी जनजातीय क्षेत्रीय घटनाक्रम घटता है, वो इंडिया के किसी भी क्षेत्र में हो, तो इंटरव्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे आप अभी बीपीएससी का इंटरव्यू कुछ दिनों के बाद होगा, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इनके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घटनाक्रम आप लोग को ध्यान रखिएगा, पिछले जो भी चीज़ें घटी उसको मैं वहाँ से आगे आज से कवर करूँगा। तो देखिए, पहले इसके लिए की नोट्स आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर में हिंसा का कारण क्या है। देखिए, 1947 के बाद की स्थिति में जब जनगणना हुई थी 1949 के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा वहाँ पर मैतेई जनजाति जो थी, मैतेई जनजाति वो 51% के आसपास थी। जो वर्तमान 2011 का लास्ट जो जनगणना है, ध्यान रखिए लास्ट जो 2011 का जनगणना है, उसमें इसकी जनसंख्या घटकर 44% हुई। इसलिए वर्तमान जनसंख्या के संदर्भ में हम बात करेंगे, ठीक है ना। बहुत जगह आपको 62% मिल जाएगा, बहुत जगह आपको 53% मिल जाएगा जनसंख्या, पर इसी जनसंख्या को लेकर हम चलेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है उस मणिपुर क्षेत्र में, इस समुदाय की, गैर आदिवासी जो समुदाय है, मैतेई समुदाय, तो उसकी बात करेंगे। चलिए, अब विवाद यहीं पर है तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मणिपुर की आबादी का 44% हिस्सा वाले गैर आदिवासी मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल जो ट्राइब है उसमें दर्जे की मांग के खिलाफ
देखिए चूरा चांदपुर जिले, आपको एक मैप मैंने आपको मणिपुर का टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया हो, तो आप लोग मणिपुर का देख रहे होंगे, मैप इस तरह होगा। तो यहाँ पर एक जिला है जो चूरा चांदपुर है, इसी में विवाद उत्पन्न हुआ है। तो आपको इसका क्षेत्रीय जो है ना, क्षेत्रीय परिसीमा जो है उसे याद रखिएगा। मणिपुर किस अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा करता है, भारतीय राज्यों के साथ कौन सी सीमा साझा करता है, ये जिला कौन से जिलों का साझा करता है, इसके लिए क्या करना है, माइंड मैप अपना तैयार कर लीजिएगा। मैप आपको ग्रुप में शेयर किया गया है, इसलिए आप लोग को हर एंगल से चीजों को कवर करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे इसको संदर्भ में समझिएगा कि चूरा चांदपुर जो है जिले में तोरबंग इलाके, इस जिले के तोरबंग इलाके में ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन मणिपुर द्वारा बुलाए गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। यह घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है। उसी घटनाक्रम में याद रखिएगा, जो चूरा चांदपुर है जिले में मार्च के दौरान हथियार लिए हुए कुछ लोगों ने ही भीड़ में कथित तौर पर मैतेई समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में हमले हुए और जिसके कारण राज्य हिंसा में भड़क गई। शुरुआती दौर पर इस यूनियन बैठक, स्टूडेंट बैठक में मीट में आपको यह आदिवासी एकजुटता मार्च चलाया गया, जिसमें विवाद दोनों गैर आदिवासी और आदिवासी समुदाय के बीच हो गया और हिंसा भड़क उठा। वर्तमान में आपको यह घटनाक्रम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 54 लोगों की आधिकारिक हत्या की बात की जा रही है, हत्या हो चुकी है, आंकड़े और भी विवस्त हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको संदर्भ में समझने की जरूरत है। अब इतना विवाद बैकग्राउंड में हो रहा है, हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मणिपुर की जातीय संरचना आधार, तभी तो समझ पाएंगे ना यह विवाद का कारण क्या है। कैसे कैसे समझ पाएंगे मणिपुर है और इसमें यह जो क्षेत्र है यहाँ पर कैसे विवाद का कारण बना मणिपुर क्षेत्र में यह, तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मणिपुर की भौगोलिक संरचना कई तरह की समस्याएं नहीं थी, इसके भौगोलिक संरचना में ही ध्यान रखिएगा कि इसकी समस्या जनजातीय और गैर जनजातीय समुदाय की समस्याएं नहीं देखने को मिलती है। तो भौगोलिक संरचना क्या है उसे हम लोग देखेंगे। अगर सामान्य भाषा में हम लोग बात की जाए ना, मान लीजिए बहुत से भौगोलिक होगा, भौतिक विज्ञान और भौतिक भूगोल के संदर्भ में बात करेंगे। अगर हम सभी को जोड़कर एक समान भाषा के तौर पर देखें तो ध्यान रखिएगा कि समान ज्ञान, भौगोलिक ज्ञान समान ज्ञान की भाषा में समझा जाए तो मणिपुर एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह है। कैसे फुटबॉल स्टेडियम, देखिए ऐसे फुटबॉल स्टेडियम होता है जिसमें इम्फाल वैली बिल्कुल सेंटर में, देखिए इम्फाल वैली जो है बिल्कुल सेंटर में है, जहां से 2 बाउंड्री आप इसको खींच सकते हैं फुटबॉल का, जिसमें प्ले फील्ड है, बाकी चारों तरफ से पहाड़ी इलाके जो है गैलरी है। तो देखिए इसके किनारे जितने भी है गैलरी के तौर पर काम करते हैं। तो मैप में आप देखिएगा यह जो इम्फाल बॉडी है यह बिल्कुल सेंटर में है और उसके बाद किनारे किनारे जो भी जनजातीय समुदाय हैं उसके गैलरी के तौर पर, जहां पर दर्शक जो होते हैं गैलरी में, उस तरीके से देखना, और सारा कहानी इसी मिडफील्डर में हो रहा है। अगर समान भाषा में समझा जाए तो ये फुटबॉल स्टेडियम के संदर्भ में समझने का प्रयास किया जाएगा, जहां बीच में ये खेल, ये सब घटनाक्रम हो रही है और किनारे से सारे जो जनजातीय समुदाय है वो इसके लिए वाद प्रतिवाद कर रहे हैं। अब मैं हमेशा आप लोगों को न्यूज एनालिसिस में कवर करता हूं, वाद हो प्रतिवाद हो तो संवाद के कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहिए। तो वाद हो चुका है, प्रतिवाद भी विरोध के तौर पर आ चुका है, तो लास्ट स्टेज क्या आएगा, संवाद आएगा। तो घटनाक्रम देख रहे होंगे आप कि संवाद के लिए बेहतर परिणाम लाने के लिए बहुत सी चीजें आएंगी और आगे भी आ भी रही होंगी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो मणिपुर के 10% भूभाग जहां पर गैर जनजातीय मतई समुदाय का दबदबा है, तो जितनी भी कुल भूमि उसका 10% मान लीजिए आपको यहाँ पर मतई जनजातीय का दबदबा है। और वर्तमान मणिपुर की कुल आबादी में मतई समुदाय की हिस्सेदारी 44% है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। और मतई समुदाय एक बड़ा हिस्सा हिंदू और बाकी मुस्लिम समुदाय के तौर पर देखा जाता है और अन्य भी ईसाई भी हैं। तो ध्यान रखिएगा मणिपुर की कुल 60 विधायक है, ध्यान रखिएगा 60 विधानसभा वाले सीटें, जिसमें से 40 विधायक इसी मतई समुदाय से, मैतेई समुदाय से आते हैं, ध्यान रखिएगा इसी समुदाय से आते हैं। जबकि 19% जो अब पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र है के प्रदेश है, जिसमें 35% मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं, लेकिन इन जनजातियों के लिए केवल 20 विधायक ही विधानसभा में पहुंच पाते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, यह कहीं असमानता का भी प्रतीक देखने को मिलता है जनप्रतिनिधि के स्तर पर कि उनके समुदाय विशेष का जनप्रतिनिधित्व विधानसभा संसद में नहीं है। ध्यान रखिएगा, जिनकी 33 समुदाय की जनजातियों का दर्जा दिया गया है मणिपुर में, वे नागा कुकी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों जनजाति मुख्य रूप से ईसाई हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो नागा कुकी जनजातियां वहां पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से क्या ईसाई है, जिसमें 33 समुदायों में शामिल किया गया। तो इसे अब घटनाक्रम, भौगोलिक घटनाक्रम देखिए, भौगोलिक संरचना वहां की है। अब विवाद का मूल कारण हम लोग जानते हैं। अब सारी कहानी आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो क्या विवाद का मूल कारण क्या है, इसे भी तो आप लोग को जानना चाहिए ना। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, मणिपुर की मौजूदा जो जनजाति समुदाय का कहना है, जो भी मणिपुर की जनजातियां हैं, 33 जनजातियां, ध्यान रखिएगा, मैतेई जनसांख्यिकीय और सियासी दबदबा इनका है। तो अभी आंकड़ों से मैंने बताया कि इनकी जनांकीय क्या है और सियासी दबदबा क्या है। आप इसे देखिएगा, जहां पर 60 में से 40 इसके ही प्रतिनिधि है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसे आपको समझने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त जनजाति समूह मैतेई पढ़ने लिखने में जो समान अन्य मामलों में भी आगे है। जो अतिरिक्त जनजाति हैं वहाँ की 33 जनजातियां हैं, उससे कहीं बेहतर जो ये गैर जनजातीय समूह है, जो समुदाय माना जा रहा है अभी तक मैतेई, वो इससे कभी पढ़े लिखे हैं, काफी संपन्न है, अन्य मामलों में भी आगे है। तो कहीं नहीं कि एक क्या है, असमानता का दौर है दोनों के बीच। एक जनजाति मैतेई और कुल जनजाति आपको उसमें अन्य जनजातियां जो 33 जनजातियां मणिपुर में, उनके बारे में बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, यह जनजातीय समुदाय को लगता है कि यहाँ के जो भी मणिपुर के जनजातीय समुदाय को लगता है कि मैतेई जनजातियां जो है, मैतेई को भी जनजातीय दर्जा मिल जाता है, जो एक समुदाय के तौर पर भी है, उसे दर्जा मिल जाता है तो उनके नौकरियों का अवसर कम हो जाएगा और वे पहाड़ों की जमीन खरीदना शुरू कर देंगे, उनका दोहन शुरू हो जाएगा और ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं वो अवसरों में और पिछड़ जाएंगे। यह जो जनजातीय समुदाय है, 33 जनजातीय समुदाय, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, खासकर नागा और जो क्षेत्र में आपको और भी लोग हैं, ध्यान रखिएगा इसके लिए। तो इसके अतिरिक्त आपको और भी क्या जानकारी चाहिए, इसके अतिरिक्त जानकारी क्या, ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर मानता है, वो मानता क्या है, जो जिसके समिट बुलाया था, मीट बुलाया था, लोग एकजुटता आए थे उसमें, कि भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा, ये मतई समुदाय को आम तौर पर बोलचाल की भाषा में मणिपुरी बोला जाता है और मणिपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए गए, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, यह इस चीज को आपको जानना होगा कि मतई समुदाय के परिदृश्य में ही मणिपुरी भाषा को क्या मिला है, जनजातीय भाषाएं, भारतीय संविधान की अनुसूची जो 8 है उसमें भारतीय भाषा के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए पीटी फैक्ट एक उत्तर बताइएगा कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा है, कौन कौन सी भाषा शामिल है, उसका लिस्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और इसमें इकाइयों की अनुसूचित जातियां, पिछड़ी जातियां, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस का फायदा मिल रहा है, ताकि फायदा मिल रहा है जिसके आधार पर क्या है, स्थितियां और भी बदतर समझने में आ रही है। अब मैतेई समुदाय का उत्तर क्या है, इसे भी आप लोगों को जानना चाहिए। अन्य का तो जनजातीय समुदाय का समझ लिए, पर अब मैतेई समुदाय का, क्योंकि दोनों पक्षों का जानना जरूरी है ना, पक्ष का मामला क्या है, विपक्ष का मामला क्या है, तभी तो हम संवाद के स्तर पर आएंगे और एक राउंड टेबल पर आके सभी की बातों को रख के एक न्यूट्रल हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। यही तो संवाद का एक आयाम होता है, इसे समझने की जरूरत है। एक तरफा तो ज्ञान रखने से हानिकारक होगा ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हाईकोर्ट में दायर याचिका, हाईकोर्ट गया हुआ मामला यह, उसमें दायर याचिका में बताया गया कि वर्ष 1949, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1949 से 49 में मणिपुर भारत का विलय हुआ था। आपको इससे पहले मतई जो जनजाति के लोग थे उनको जनजातीय समुदाय का दर्जा मिला हुआ था, पर 1900, ध्यान रखिएगा, जब पूर्ण दर्जा 1972 में मिला था, दिया गया मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा, उस समय यह जनजातीय समुदाय का जो स्थिति था ना वो लोप हो गया, उसे एक समुदाय के तौर पर जाने लगा, क्योंकि यह प्रतिशतता के स्तर पर और भी संपन्नता के स्तर पर ऊंचे थे। तो इनको जनजातीय समुदाय से अलग करते हुए क्या किया गया, एक समुदाय, मतई समुदाय के रूप में, जो बाद में जो आप 1991 में इनकी 51% जनसंख्या हुआ करती थी, वर्तमान में 44% हो गई। इसी के आपेक्ष में यह सब मामले देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा।
जो मतई जो जनजाति है, मतई जनजाति है, दर्जा इस समुदाय के उसके पूर्वजों के जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा। इस लाइन को हूबहू आप लोग लिखिएगा, क्योंकि यही एक टर्मिनोलॉजी होता है हम वर्तमान स्वरूप में किसी जाति जनजाति के स्वरूप को समझाने का, कि उनके पूर्वजों की जमीन क्या थी, उनकी परंपरा क्या रही है, उनकी संस्कृति क्या रही है, और उसकी भाषा की रक्षा, भाषा किस संदर्भ में आगे बढ़ी है। तो ये लाइन जैसे लिखा हुआ वैसे भी आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो पता चलिएगा कि आप लोग लिखते हो क्या कीजिएगा कि भाषा पहले कर दीजिएगा, परंपरा पहले कर दीजिएगा, संस्कृति बाद में कर दीजिएगा, जमीन बाद में कर दीजिएगा। क्योंकि सबसे पहले कोई भी समुदाय आता है तो सबसे पहले क्या करता है, किसी जमीन पर अपना भूभाग पर अधिकार करता है ना। मान लीजिए हम लोग आर्य समुदाय आए हुए थे, या तो किसी भूभाग पर हम, मान लीजिए आप एक जनजातीय समुदाय हैं, ठीक है। आप शुरुआती दौर में कहा इंडिया तो अभी मान लीजिए है, विश्व अभी है। पहली दफा आप याद रखिए कि सबसे पहले आप कहीं जाते हैं अनजान व्यक्ति, अनजान जगह पर, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, भूभाग पर अधिकार कीजिएगा, जमीन पर। उसके बाद एक परंपरा डेवलप कीजिएगा तो क्या होगा, एक संस्कृति आएगी तो क्या होगी, संस्कृति के साथ भाषा, धर्म, विशेष प्रकृति और भी चीजें डेवलप होती है। तो ध्यान रखिएगा, यह डेवलपिंग स्टेज होता है किसी भी समुदाय या जनजातीय समुदाय का। जो वर्तमान स्वरूप आप देखिएगा ना किसी भूभाग पर, तो यही है। सबसे पहले क्या करेगा, जमीन होगा, उसके बाद परंपरा विकसित होगी, उसके बाद संस्कृति डेवलप हो जाएगा, संस्कृति इतनी डेवलप हो जाएगी एक भाषीय पहचान दे देगा वो, और इसे आपको उसी संदर्भ में समझना है। अनुसूचित जनजातीय जो सूची के बाहर रहने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मैतेई समुदाय बिना किसी संवैधानिक संरक्षण से स्वयं को हाशिए पर महसूस करता है, अर्थात 1974 के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई उसके संदर्भ में। अब ध्यान रखिएगा, STDMC जो स्टूडेंट जो यूनियन था उसके अनुसार मैतेई और धीरे धीरे अपनी पुश्तैनी जमीन को हाशिए पर आते हुए देख रहा है। तो यह भी एक मामला आपको सामने में देखने को मिल रहा है। उसकी जनसंख्या वर्ष 1951 में मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% था। ध्यान रखिएगा 59% था, जो 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 44% हो गया। तो ध्यान रखिएगा 50+1 था, अर्थात आधी जनसंख्या की, जो वर्तमान में घट के 44 आ गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का पात्र इनके लिए है। तो यह सब विवाद इनके लिए है, मुद्दे हैं जो दर्जा प्राप्त करना चाहता है मतई समुदाय, जनजातीय दर्जा प्राप्त करना चाहता है। अब ध्यान रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब्स जो ST सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है, उससे भी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को जब भी आएंगे तो सबसे पहले यही मूल आपसे पूछा जाएगा, विवाद बाद में पूछा जाएगा। इंटरव्यू में आप बैठिएगा तो यह विवाद है, मणिपुर की हिंसा का विवाद क्या है, यह तो जानने की कोशिश करेगा। उससे पहले यही पूछेगा आपसे पहला सवाल, किसी भी जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब या SC ST की जो सूची है उसमें कैसे शामिल किया जाता है, जिसके बाद विवाद के कारणों को पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसे समझने की जरूरत है। तो शेड्यूल ट्राइब ST की सूची एक समुदाय में शामिल करने की प्रक्रिया जो है वर्ष 1999 से प्रारंभ होती है, जहां पर गैर तरीकों को एक सेट अनुसरण करता है। ध्यान रखिएगा, एक सेट है, अर्थात कहने का मतलब SC का एक सेट है और ST का एक सेट है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सभी चीजों को शामिल, सभी वर्गों को शामिल करने का प्रयास किया गया। इस सूची में जिनका नाम है वो SC कहलाएंगे, शेड्यूल कास्ट कहलाएंगे, और इस सूची में जिनका नाम है वो शेड्यूल ट्राइब कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये एक सूची है, ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को। उसके बाद ध्यान रखिएगा, यदि भारत का रजिस्ट्रार जनरल अर्थात ORGI समावेशन मंजूरी करता है कि किसी वर्ग को SC या ST, ध्यान रखिएगा, सूची में शामिल करना है कि मंजूरी देता है, तो प्रस्ताव को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा जाता है। यदि वे सहमत होते हैं तो प्रस्ताव संविधान संशोधन अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन के लिए भेज दिया जाता है। और क्या किया जाता है, उसके बाद संशोधन कैबिनेट को भेज दिया जाता है। कैबिनेट क्या करती है, मंजूरी देती है या मंजूरी नहीं भी दे सकती है। तो जब मंजूरी मिल जाती है तो उसे SC या ST का समुदाय का दर्जा दे दिया जाता है। किसी भी समुदाय का, ये हम आप कोई भी हो सकता है, देश में कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि पहले क्या होगा, भारत का रजिस्ट्रार जनरल होगा, वो समावेशन की मंजूरी देगा राज्य और केंद्र और राज्य की सहमति पर। ध्यान रखिएगा, अपने मर्जी से नहीं करेगा वो,
राज्य या केंद्र इसकी अनुशंसा करने के लिए इसे प्रस्ताव भेजेगी कि किसी जाति को ए बी सी जो भी जाति या समुदाय है उसको हमको SC या ST में शामिल करना है। तो किसमें शामिल होगा, यह समावेशन रजिस्ट्रार जनरल के मार्फत से जाता है। उसके बाद वो जैसे डिवाइड करेगा उसके अनुसार वो उसके लिए बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, डीपली प्रक्रियाएं, उसके लिए बहुत से वो कार्य करता है, पर सर्वेक्षण करता है और तथ्यों को जानकाता है, ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त करता है, जनजातीय भाषाएं देखती है, संस्कृति देखता है, किस रूप से वो किस सूची में जाने लायक है। ध्यान रखिएगा, इस प्रस्ताव के बाद संविधान सन 1950 आदेश जो है उसे याद रखिएगा, संशोधन के लिए कैबिनेट के पास भेजती है। उसी सूची के बाद आपको लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। नोट याद रखिएगा, नोट क्या याद रखना है कि नवंबर 2022 में भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए सूची कुछ समुदायों को शामिल किया था, जिस पर न्यूज एनालिसिस भी मैंने किया था, आप लोगों को याद होगा PT फैक्ट के तौर पर। तो उत्तर प्रदेश का गोंड समुदाय ST में शामिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। उसके अतिरिक्त आपको और किसकी जानकारी चाहिए, इसके बाद हिमाचल प्रदेश हत्ती याद रखिएगा। और ये सब प्रश्न आपसे PT फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद रखना है सबको। छत्तीसगढ़ बिंझी, कर्नाटक बेट्टा कुड़बा और तमिलनाडु का नरी कोरावन और कुरी विकारन याद रखिएगा। ये सब जनजातीय समुदाय में शामिल किया गया है, ST वर्ग में शामिल किया गया है। इतना कहानी है, इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो भी मिस हो गया जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और कैसा एनालिसिस रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप कीजिए, ताकि और भी मोटिवेशन मिल सके। और आपके मोटिवेशन से ही हम हैं, सभी लोग हैं, और भी बेहतर लोग उभर कर सामने आएंगे और जो भी समस्या है उसका हम अंतिम निराकरण करने का प्रयास करेंगे। और इसी कमेंट सपोर्टिव मैसेज से और लोग जुड़ते हैं, तो आप लोग जरूर सपोर्ट मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिए ताकि समझा जा सके, समझाया जा सके। अब देखिए, देश के माननीय खिलाफ कुल 5097 मुकदमे लंबित है। यह टॉपिक जो है UPSC के GS पेपर 2 में संसद में आएगा और न्यायिक निर्णय में। तो स्टेट PCS वाले क्या करेंगे, अपने अपने GS के टॉपिक से यह टॉपिक मिला लेंगे कि संसद या विधानसभा कहाँ है, और साथ में न्यायिक निर्णय से संबंधित टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, बात यहाँ ये है ना कि 2000 संदर्भ में यह समझने की कोशिश कीजिएगा, 9 साल पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जहां पर सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो भी मामले हैं निपटारा है त्वरित गति से 1 साल के अंदर निपटाने की बात की गई थी। तो आपको कहानियां पता है कि देश में हमारा निर्णय आ जाता है, आदेश आ जाते हैं, उसके पालन करने के लिए जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लेट लपीटी का कार्य करता है। और यहाँ पर साथ ही यह कहा गया था कि अगर निचली अदालतें ऐसा करने में असफल रहती है तो हाई कोर्ट के समक्ष स्पष्टीकरण देना होगा कि मैं अभी सक्षम नहीं हूं, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उसके लिए बेंच निर्धारित करेगा। ये सब बातें की गई थी। वर्तमान में 5000 से ज्यादा ऐसे केस लंबित है, जो 40% केस है जो 5 साल से पुराने अधिक समय के हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो निर्णय तो आ गया, आदेश तो आ गया माननीय न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। परिस्थितियां वही ढाक के 3 पात वाली है कि निर्णय आ गया और मजे मार रहे हैं सारे जो लोग हैं, कोई भी। इसी तरह देख रहे होंगे ब्रिजभूषण जैसे मामले आपको देखने को मिलते हैं, या अन्य मामले आप देखते होंगे, जैसे जहां पर जो वो कोई किसी एक इंटरव्यू में यह भी ब्रिजभूषण जी के द्वारा बोला गया है कि मैंने एक आजीवन में अपने जीवन में एक हत्या की है। तो समझ सकते हैं कि जब वो लाइव टेलीकास्ट पर ये बातें बोलते होंगे, तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो राजनीति का अपराधीकरण एक टॉपिक आप लोग पढ़ते होंगे, जिस पर मैंने कवर भी किया है, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधी का राजनीतिकरण, तो इसके पुख्ता सबूत मिलते हैं। इस सब चीज़ों को समझने का जरूरत है। केवल किताबी ज्ञानों से और किताबी बोलचाल की भाषा से हम सिस्टम को सुधार नहीं सकते, उसके लिए धरातलीय स्तर पर कार्य करने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार के लोगों का है ना एक संसदीय मान्यता और जो लोकतांत्रिक संदर्भ है उसको कमजोर करने में सहायक न बने, वो मजबूत बनाने का प्रयास करें। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। इसके लिए जजों का स्थानांतरण मामला है, ट्रांसफर मामला है, तो ये सब आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आंकड़े हैं, आंकड़ों को अच्छे तरीके से रखिएगा, कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे राजनीति का अपराधीकरण या अपराधी का राजनीतिकरण टॉपिक आपसे जब भी पूछा जाए तो उसमें इस सब आंकड़ों को
प्रस्तुत कर सकते हैं। एडीआर रिपोर्ट जब भी आता है तो उसे आप लोग इनपुट कर सकते हैं इसको अपने आंसर राइटिंग में। इसलिए ध्यान रखिएगा, लंबी जिसमें 2112 यानी 40% जो 5 साल से ज़्यादा पुराने न्याय मित्र की रिपोर्ट एडीआर की जुलाई 2022 में यह कहा गया था कि लोकसभा में 44% सांसद और राज्यसभा में 31% सांसद के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और मामले लंबित हैं, और राज्य विधानसभा में 43% विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित है। आपराधिक मामलों की सूची बहुत लंबी है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। केवल चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रियाओं को ठीक करने की जरूरत नहीं है, संसद को, विधानसभा को केवल किताबी ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। समस्या यहाँ पर कुछ और है। ये देखिए, एक नासूर है ना, क्या करता है, इसे ध्यान में भी दिलाता हूँ मैं आप लोगों को। मैं यहाँ ही आपको कवर कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट सुने होंगे कि एक सड़ा हुआ टमाटर पूरे टोकरी को खराब कर देता है ना, वैसे ही मान लीजिए एक व्यक्ति विशेष क्या होता है, इस प्रकार के कृत्य वाले किसी पार्टी में जाता है, तो क्या होता है कि इससे अन्य पार्टियों में भी इस तरह का प्रचलन बढ़ जाता है। और लगातार 1970-72 के बाद की स्थितियां यही रही है कि यह जो लोग होते हैं वो बाहुबल प्रकृति के होते हैं, संपदा युक्त होते हैं, तो क्या होते हैं, पार्टियों को जीतने के लिए कंफर्म सीट मिल जाता है, तो पार्टियां भी मजबूरी में आ जाती है कि समस्या ऐसे ही हो जाते हैं कि लोग इन लोगों को प्रतिनिधित्व देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लंबी लिस्ट है, आप लोगों से छुपा नहीं हुआ है, और मैंने पहले भी बताया कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को क्यों जनता अपना प्रतिनिधि मान लेती है या उसे जीत के भेजती है। क्या मान लीजिए ऐसे किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए जो इस प्रकार के कृत्य से, हत्या, बलात्कार या इस प्रकार यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपको अतीक अहमद के मामले आप देखने को मिला होगा। कौन यूपी का कौन बच्चा नहीं अतीक अहमद से परिचित होगा, फिर भी वो लगातार वो विधानसभा और संसद तक कैसे पहुंच गया। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। आज़ादी के पहले, इसको दो डायलेमा आप अंतर कीजिएगा, एक आज़ादी के पहले और एक आज़ादी के बाद। आज़ादी के पहले इस प्रकार के कृत्य करने वाले, जो हम किससे लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो क्रांति करते थे, विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे या इस प्रकार का धन प्रयोग करते थे। तो इन लोगों से जनता, इनका मूल मकसद क्या था, मूल मकसद यह था कि आज़ाद कराना है, मुक्त कराना है अंग्रेजों से। तो ये पॉजिटिव संदर्भ में था ना। तो ऐसी ही भावनाएं आज़ादी के बाद उत्पन्न हो गई। वही लोग प्रतिनिधि के तौर पर चुने गए जो इस प्रकार के प्रवृत्ति के लोग थे। तो क्या होता था कि सिस्टम से किसी व्यक्ति विशेष को, ये व्यक्ति को अगर न्याय चाहिए तो सिस्टम उसे लंबे लपीते आपको देखने को मिलेगा, 20 साल, 22 साल, 32 साल, 38 साल के बाद न्याय मिलता है। पर कोई व्यक्ति विशेष किसी विधायक के पास जाता है, किसी सांसद के पास जाता है, इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति का जो लोग होता है, तो ध्यान रखिएगा वो न्याय है ना त्वरित दिलवा देता है। मान लीजिए मंडवाली करा देगा, धमका कर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या अपने कृत्य से किसी भी प्रकार से, तो वो क्या होता है कि जनता उसे क्या करती है, हीरो मानने लगती है, और उसे ना अपना हीरो मानती है, तो उसके लिए जीने और मरने का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेती है अपने में। तो ये जो बाहुबल लोग हैं, और भी यह राजनीतिक तौर से यह मजबूत होने लगते हैं, और इसके पीछे एक अनुसरण करता, लाखों की भीड़ आ जाती है। तो लाखों की भीड़ आती है, तो इसके बाद पार्टियां क्या करती है, पार्टियां को लगता है कि जनप्रतिनिधि पार्टी जो होती है उनको लगता है कि ये व्यक्ति को हम टिकट देंगे तो ये सीट जो होगा, मान लीजिए विधानसभा कोई सीट है, लोकसभा का कोई सीट है, ये सीट कंफर्म हो गया। और देश में ऐसे हजारों व्यक्ति विशेष हैं, मूल समझिएगा यही। तो ही ये प्रक्रिया यहाँ आराम इस तरीके से आपको देखने को मिलती होगी। जब तक हम इस प्रवृत्ति को नहीं तोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों को हम दंडित नहीं करेंगे, या तो इस प्रकार से प्रक्रियाएं अपनाकर हम लोकतंत्र को स्वच्छ करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आज न कल लोकतंत्र के लिए घातक नासूर बनेगा। ये चीजें वर्तमान में भी स्पष्ट हो रही हैं। नहीं तो अतीक अहमद जैसे मामले में भी आपको लोगों का है ना क्या हुआ कि लोगों का सपोर्ट प्राप्त हुआ, और सभी को पता है कि अतीक अहमद ने अपने सगे लोगों को भी नहीं छोड़ा था। तो ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी कहानियां बाद में, जात पात धर्म विशेष तो बाद में आएगा ना, व्यक्ति विशेष सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को किस प्रकार से प्रताड़ित किया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और बी व्यक्ति से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने बयान तक दिया है कि मेरे हस्बैंड को
अतीक अहमद ने क्या किया है, करंट मार के, करंट लगा के मारा है, तड़पा तड़पा का। सोच सकते हैं प्रताड़ना का स्तर कैसा रहा होगा। फिर भी सोसाइटी, अन्य लोग जो लाखों लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उस समुदाय के, तो सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है कि हम सबसे पहले क्या है, जात धर्म इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति का व्यवहार इंपॉर्टेंट है, वो किस प्रकार का कृत्य कर रहा है, सोसाइटी को कैसे डेवलप कर रहा है, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक स्थलों जीर्णोद्धार का तय सीमा बनी योजना एलजी के द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको न्यूज एनालिसिस पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा। मेहरौली स्तंभ को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, यह भी यूपीएससी के जीएस पेपर 1 ऐतिहासिक साक्ष्य में आपको कवर होगा, जहां पर हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में दारा सिकोह, जो वहां पर कब्र दफनाया गया था दारा सिकोह की कब्र में, अब भी पहचान का मोहताज है। इस कब्र की पहचान के लिए केंद्र सरकार ने 4 साल पहले अर्थात वरिष्ठम पुरातत्व की कमेटी बनाई थी। इसमें 3 साल पहले ही पुरातत्विक सर्वेक्षण अपनी रिपोर्ट दे चुका है। अब 3 साल हो चुका है, फिर भी इस पर मोहताज है, तो इसके पीछे कुछ टर्मोलॉजी उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इस कमेटी में पद्मश्री RS बिष्ट नाम है, वो शामिल थे। KN दीक्षित नाम थे, डॉक्टर BR मनी, डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर KN मोहम्मद, जालम हसन, BN पांडे, इतिहासकार अश्विनी कुमार, ये सब लोग शामिल थे। तो कमेटी का नाम याद रखिएगा आप लोग। अब पद्मश्री RS बिष्ट और अश्विनी कुमार अपनी टिप्पणी नहीं करते इस रिपोर्ट में, ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी लोग शामिल थे उसमें से 2 लोग क्या करते, टिप्पणी ही नहीं करते हैं। और ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त जमाल हसन की पहचानी गई कब्र का समर्थन भी नहीं किए। जमाल हसन जो थे उन्होंने क्या किया, कब्र का समर्थन भी किया है। जो कब्र पहचाना गया, क्या वो दारा सिकोह का है कि किसी अन्य का है, क्योंकि यहाँ स्थितियाँ यह इसलिए और भी संदिग्ध हो जाती है क्योंकि यहाँ पर 180 से अधिक कब्र है। ध्यान रखिएगा, 100-150 के आसपास कब्र है हुमायूं के मकबरे में, तो स्थितियाँ और भी बदतर हो जाती है कि हम बेहतर परिणाम नहीं हो, जब तक DNA हम टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल, ये जो मकबरा है, मकबराओं का जो समूह है, क्योंकि कब्रिस्तान है तो बहुत से वहाँ मकबरे बने हुए, तो यह अमुक मकबरा ही दारा सिकोह का है। केवल हम इस पर लिखे हुए साक्ष्य से नहीं पहचान सकते हैं, हो सकता है दारा सिकोह और भी होगा, कुछ और भी लोगों के द्वारा लिखा जा सकता है। तो इसलिए DNA फिंगरप्रिंटिंग करना बहुत जरूरत है। इन सब तो ये धार्मिक मान्यताएं आ जाएगी, तो कब्र से बाहर लाश को कैसे निकाला जाए, क्योंकि अशुभ माना जाता है इस्लाम में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डॉक्टर KK मोहम्मद ने कहा कि जो तथ्य सामने उनके अनुसार पहचानी गई कब्र दारा सिकोह की कब्र है, और जो एशियाई संयुक्त महानिदेशक है TJ अलोने को सौंप दी गई है रिपोर्ट, अधिसूचना जारी करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सब घटनाक्रम चल रहा है। इसी बीच में आपको यह भी याद रखना है कि दारा सिकोह जो है के संदर्भ में क्या क्या बातें हुई है। तो शाहजहां नाम आप सुने होंगे कि जिक्र किया गया है कि दारा सिकोह को हथकड़ी लगाकर हाथी पर घुमाया गया और उसके अपमानित करने के बाद कत्ल करके हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया गया। यह किसके द्वारा किया गया था, औरंगजेब के द्वारा ही किया गया, क्योंकि आपको याद होगा शाहजहां के बाद आपको क्या है, सत्ता परिवर्तन के लिए आपको क्या हुए थे, सत्ता को हथियाने के लिए आपको उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। और हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों को बताया भी गया, धर्मत का युद्ध, बहुत से युद्ध बताए गए थे जहां पर आपको ये सब घटनाएं हुई थी। 4 युद्ध हुए थे, जिसमें याद रखिएगा चारों युद्ध का क्रम आपको बताना है कि कौन कौन को उत्तराधिकारी युद्ध के लिए औरंगजेब से युद्ध हुआ था, जिसके औरंगजेब क्या हुआ था, सत्ता पर बैठा था, उस उत्तराधिकारी युद्ध का नाम बताना, किस वर्ष हुआ था, किनके बीच हुआ था। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। पीटी फैक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट संजय याद रखिएगा, यह शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया, यह प्रोजेक्ट संजय जो आतंकी हमले हुए हैं हाल के दिनों में, उसके लिए आपको यह चलाया गया है। तो इसे आपको याद रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए वही मामलों में सुनवाई रही, यहाँ भी आंकड़े दिए गए, इसको आप लोग कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर याद होगा, समलैंगिकता एक विकार है, कानूनी मान्यता है मिली तो समाज को यह बढ़ेगा, सर्वेक्षण में कहा गया है। याद होगा समलैंगिकता के मामले में मैंने उस दिन बताया था कि निर्णय कुछ भी हो, है ना, निर्णय कुछ भी हो न्यायालय का, माननीय न्यायालय का, समाज की
मान्यताएं और संस्कृति अगर उसे मान्यता देगी तो ही वो धरातलीय स्तर पर लागू हो सकेगा। मैंने ये लाइन बोला था, याद होगा, जितने लोग भी समलैंगिकता का पहला मामला आया था जहां पर न्यायालय में विवाद गया था, तो मैंने उस दिन ये लाइन बोला था, तो याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, सर्वेक्षण ये किया गया आरएसएस के द्वारा। अब कौन किया गया, यह किस पार्टी के द्वारा यह किया गया, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यह है कि उसके मुद्दे जो उभर कर सामने आए थे, जो मैंने कहा था आप लोगों को कि यह इंपॉर्टेंट है, यह एक प्रकार का विकार माना जाता है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता जो है, पश्चिमी जो देश के सभ्यताएं हैं, उसकी रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति अलग है। हमारी भारतीय संस्कृति की बोलचाल, भाषा और संदर्भ अलग अलग है। तो उसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इसलिए लागू कर दे कि केवल यह मौलिक अधिकार होना है किसी व्यक्ति विशेष का, या और भी उससे आगे बढ़कर चीज है। तो जब भी इस प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं तो आप लोगों को याद होगा, मौलिक अधिकार बना मौलिक कर्तव्य प्लस आपको इस संदर्भ में समलैंगिकता के संदर्भ में टॉपिक कवर करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, इस सर्वेक्षण में 318 डॉक्टरों, पेशेवर डॉक्टरों का प्रतिक्रिया लिया गया था। यह हालांकि और भी ये आंकड़े होने चाहिए थे, पर शुरुआती दौर में जो सर्वेक्षण आया यह और भी आगे जाके बड़ा हो सकता है। पर ध्यान रखिएगा, 318 की प्रतिक्रिया को ही हम समझे पहले, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। आधुनिक विज्ञान से लेकर आयुर्वेद तक 8 अलग अलग उपचार पद्धतियों में चिकित्सा पेशेवर शामिल थे इस सर्वेक्षण में, जिसमें यह सर्वेक्षण में यह बताया गया कि 70% जो चिकित्सक और संबद्ध चिकित्सा पेशेवर ने समलैंगिकता को एक विकार बताया, और 83% समलैंगिक, ध्यान रखिएगा, समलैंगिक संबंधों से यौन रोगों के संचरण की पुष्टि की है। और संगठन के अनुसार जो सर्वेक्षण में हिस्सा लेने वाले चिकित्सक जो पेशेवरों ने कहा कि समलैंगिक शादियों से कानूनी मान्यता को देने का निर्णय मरीजों को ठीक करने और उनके समान स्थिति में लाने के स्थान पर समाज में ये विकार को बढ़ावा देगा। अर्थात ध्यान रखिएगा, एक मेल, समलैंगिक विवाह किसी को कहते हैं, एक मेल से विवाह करे, एक फीमेल से विवाह कर एक दाम्पत्य जीवन जीने का प्रयास करे, यही कहता है समलैंगिकता विवाह। अब सोच के देखिएगा, क्या यह विकार है या एक मौलिक अधिकार है? आप स्वयं आकलन कीजिएगा। हमारी भारतीय संस्कृति, पश्चिमी सभ्यता में क्या है, उससे हमको लेना देना नहीं। हमारे सिस्टम हमारे सिस्टम को लेना देना हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और अनुसरण से। तो क्या हमारे यहाँ मेल मौलिक अधिकार होगा या विकार कहलाएगा? तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। और मैंने उस दिन भी बताया था कि भारतीय संस्कृति में समलैंगिकता क्या है, समलैंगिकता आपको मान्यता नहीं है, पुरातन सभ्यता है। अर्थात LGBT समुदाय था, उसकी मान्यता थी हमारी संस्कृति में पहले से। हमारे समाज में, हमारे शासकों के साथ, मध्यकालीन शासकों में देखने को मिलता होगा आपको, रहते थे उनके साथ, सारे कार्य क्रियाकलाप करते थे, युद्ध तक किए हैं। तो जो LGBT समुदाय, उसकी मान्यता है यहाँ पर समलैंगिक विवाह अगर उनके बीच हो रहा है तो ये मान्यता हमारे देश में नहीं है, पुरातन तौर पर एक दो घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो यही एक विकार के तौर पर माना जाता है, और यह विकार ही है। तो इसे आप साइकोलॉजिक तरीके से समझने का प्रयास करें, सांस्कृतिक मान्यता के संदर्भ में समझने का प्रयास करें। समलैंगिकता को एक विकार के तौर पर ही जानने की जरूरत है। हालांकि माननीय न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार किस संदर्भ में इसको व्याख्या कर रहा है, अब जब तक नहीं आ जाता इस पर रिपोर्ट तो हम लोग अतिरिक्त बातें नहीं करेंगे। पर मेरा यहाँ जहां तक मानना है कि मौलिक अधिकार से अधिक कहीं मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट है कि समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति, जो भी मान्यता है उसके प्रति किस प्रकार से आपकी जवाबदेहिता तय की जानी चाहिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो वेट करेंगे, वॉच करेंगे। चलिए, एक आप पीटी फैक्ट के तौर पर फसल, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा राशि है उसके बारे में आंकड़े यहाँ दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 2016 से लेकर 2021-22 के आंकड़े दिए गए हैं। तो यह स्रोत कृषि एवं आपको किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो इन आंकड़ों को थोड़ा सा लिस्ट ड्रॉप कर लीजिएगा ताकि कहीं भी पुट किया जा सके। अब ध्यान रखिएगा, 27 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में यह योजना चल रहा है। हालांकि ध्यान रखना है कि किन राज्यों में नहीं चल रहा, वापस ले लिया है। तो बिहार, बंगाल याद रखना है, बिहार रखना है, तेलंगाना और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां पर यह योजना को स्वयं से अलग कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, यह भी पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे
तब तक के आप लोग को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट सेक्शन में पीटी फैक्ट देने का उत्तर प्रयास कीजिए। युक्ति आई इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ ऐप है, डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। ऐप डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर का लिंक दिया रहता है, टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है और यूपीएससी का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद और भी चीज़ें फैकल्टी के तौर पर जुड़ेंगे लोग और क्या करेंगे, आपको नए नए कोर्स और भी अवेलेबल करवाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए युक्ति है, इसको सपोर्ट कीजिए। मेहनत किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, और भी लोग आएंगे तो इसे थोड़ा सा क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है ना। चलिए, अब नफरती भाषणों के दोहरे मापदंड। तो मैंने आप लोगों को 16 नवंबर 2022 के संदर्भ में हेट स्पीच के संदर्भ में न्यूज एनालिसिस किया था। वहां पर मैंने सारे चीज़ों को कवर किया था, आप लोग को याद होगा। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उनको याद है, जो नए स्टूडेंट है उनको क्या करना, 16 नवंबर का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस युक्ति आई इस पर डाल दिया होगा, आप उसे जाके देख लीजिएगा एक बार। नहीं तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो पेड ग्रुप है, आप लोग जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको उनका पीडीएफ जाके देख लेना। पर ध्यान रखिएगा, पहले वीडियो देखना, उसके बाद आपको पेड ग्रुप का जो पीडीएफ दिया जा रहा है उसे देखना है, ताकि चीज़ें ना कोऑर्डिनेट कर पाइएगा। क्योंकि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ 100% वो पीडीएफ में नहीं होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको होंगे पीडीएफ में, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सी चीज़ें आपको सीखने की जरूरत होती है, बोलने की जरूरत होती है। लगातार कैसे मैं आपको 48 मिनट से 40 मिनट से बोलता हूँ, तो इसी तरीके से आप लोग को भी कला होनी चाहिए। देखिए, यूपीएससी के मौलिक अधिकार बनाम मौलिक कर्तव्य में यह टॉपिक कवर होगा। जब भी इस प्रकार के हेट स्पीच के संदर्भ में मामले आएंगे तो इसी टॉपिक को ध्यान रखना है। स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट को क्या करना, अपने इस टॉपिक को टैली कर लेना अपने जीएस के सिलेबस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सभी प्रकार के द्वेषपूर्ण भाषणों को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करें। यह हाल ही में हुआ है और हेट स्पीच को गंभीर अपराध बताते हुए न्यायालय ने इस पर पंथ निरपेक्षता के लिए बड़ा खतरा बताया है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना हेट स्पीच कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा है, वाद प्रतिवाद में इतना बोल देता है कि अंदर की बातों को भी वो तार तार कर देता है। अर्थात कोई भी हो, हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, दोनों तरफ से चल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही पक्षों से चल रहा है। मैंने हेट स्पीच का जब मामला सुनाया था, आप लोगों को पढ़ाया था, उस दिन भी बताया था कि स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, जो भी जन समुदाय के लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो केवल वोट बैंक के कारण है ना इस प्रकार से द्वेष का भावना को फैला रहे हैं। और ये दोनों तरफ से बराबरी के हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं कि केवल एक पंथ एक विशेष समुदाय योगदान इसमें दे रहा है, दोनों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये कैसे, उस पर और सिस्टम के जो अंश है वो भी कार्य कर रहा है। तो ये कैसे दोहरे मापदंड है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हाल ही में क्या हुआ था, मामला एक गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह बातें की है, जिसमें केंद्रीय अनुराग ठाकुर द्वारा चुनावी सभा के दौरान लगाए गए नारे, हरिद्वार में तथाकथित धर्म की संसद के दौरान की गई टिप्पणियां आदि दायर किए गए मुकदमों का आधार है। तो सोच के देखिएगा, हिंदू पक्ष के द्वारा किया गया जो भी बयानबाजियां थी उसको संसदीय मामले में लेकर गया, अर्थात न्यायिक मामले में लेकर गया। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो जनसभाओं में बातें की जाती, हेट स्पीच की जाती, उसको न्यायालय में नहीं लेकर गया है। तो समझ के देखिएगा दोहरे मापदंड कैसे है। हेट स्पीच क्या केवल हिंदू समुदाय के द्वारा ही दिया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा दिया जा रहा है या अन्य समुदाय के द्वारा भी दिया है, पहले इसे तय करने की जरूरत है। और इसे जिस दिन तय कर लिए, और हेट स्पीच का मानक क्या होगा, जब इसे तय कर लिए तो समस्याएं कहीं हम समाधान ढूंढ पाएंगे। पर हम यही नहीं कर पा रहे, हमारा सिस्टम यही नहीं कर पा रहा है। एक समुदाय विशेष के लिए हेट स्पीच है तो दूसरे समुदाय के लिए कुछ नहीं है, तीसरे समुदाय के लिए कुछ नहीं, वो कुछ भी सीमा तक बोलते। अब ध्यान रखिएगा, ऐसी मुस्लिम जो भी, अब यहाँ देखिए व्यक्ति विशेष, आप मुस्लिम बहुत से स्टूडेंट मेरे हैं, तो ध्यान यह रखना है ना कि मैं मुस्लिम विरोधी विचारधारा को डेवलप नहीं कर रहा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसके आधार पर आपको न्यूट्रल होना है कि आप पढ़े लिखे हैं। हिंदू विशेष भी लोग यह जान लें कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप में एक न्यूट्रल व्यू कैसे डेवलप होना है। कि देखिए, दो तरीके से आपको इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है, एक पक्ष में एक विपक्ष में, और बीच में इसका संतुलन क्या है इसे समझने की जरूरत है।
तो पक्ष पहले जानते हैं, विपक्ष जानेंगे, उसके बाद संतुलन की स्थिति को जानेंगे। ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, जानने की जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, टिप्पणी हुआ, भारत जैसे बहुजातीय और विषम रूपी देश में सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व के लिए यह जरूरी है कि सार्वजनिक भाषण को मर्यादा रखी जाए और यही नस्लीय, भाषीय, जातीय, मजहबी आधार पर घृणा और उत्तेजना फैलाने के प्रयास को रोकने की आवश्यकता है। परंतु इस तरह सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट तौर पर हेट स्पीच, ध्यान रखिएगा, हेट स्पीच संबंधी निर्देश जारी किए, उनमें समाधान कम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के दमन और शासन द्वारा इन प्रावधानों दुरुपयोग संभावना अधिक दिखाई देती है। अर्थात शासन द्वारा क्या, इन प्रावधानों दुरुपयोग की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। ऐसे मामलों में स्वयं मामलों ने विरोधाभासी रवैया अपनाया है, अर्थात न्यायालय के द्वारा भी दोहरी मापदंड अपनाई गई है। ऐसा नहीं कि वो जाने अनजाने में हो जाता है या जानबूझ के हो जाता है, यह अलग शोध का विषय है कि हाँ किसी खास पंथ के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, किसी खास विरोध को सपोर्ट किया जा रहा है, या इस प्रकार के घटनाक्रम आपको देखने को मिल जा रहा हो। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अल्ट न्यूज के जो संस्थापक है मोहम्मद जुबैर की भावनाएं भड़काने के मामले में यह कहकर जमानत दे दी कि विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्र समाज का सूचक है। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, पर उसके बीच यहाँ ध्यान रखिएगा कि हिंदू धर्म के अनुयायियों से सहिष्णुता की अपेक्षा की जाती है। पर निपुण शर्मा के बयान को काट छाट कर प्रसारित करने वाले मोहम्मद जुबैर को पूरे देश में सर से तन जुदा वाले उन्माद को भड़काया। उनमें कम से कम 6 हिंदुओं की जान गई, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ जुबैर को तमाम केसों में कार्रवाई से बचाव प्रदान किया, बल्कि सरकार को सत्ता का दुरुपयोग करने की चेतावनी भी दे दी। तो सोचिए देखिएगा कि व्यक्ति विशेष जुबैर खान का नाम कोई व्यक्ति खास पंथ से जुड़ा हुआ है, तो उससे क्या हुआ कि उसके लिए उसने जो भी विचार अपने रखे, उसको क्या बोला कि मौलिक अधिकार है, उसे स्वतंत्रता है, उसे आर्टिकल 19 के तहत अपने बोलने का अधिकार प्राप्त है। पर जब सर तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट उन्माद भड़का, उसके बाद 6 हिंदुओं की हत्या हो गई, निपुण शर्मा को प्रताड़ित किया गया केवल इसलिए कि केवल उसने क्या कहा कि जब वाद हो रहा था, प्रतिवाद में केवल यह प्रश्न खड़ा कर दिए गए निपुण शर्मा के द्वारा कि आप कोई मुस्लिम पंथ के द्वारा, मुस्लिम विचारक के द्वारा जो अभी पार्टी विशेष में है, उनके द्वारा यह कह दिया गया कि शिवलिंग राष्ट्रों पर बहुत से ऐसे पाइप हैं जो शिवलिंग के आकार पर है, जाकर वहां भी जल चढ़ाइए। इस प्रकार के बयानबाजियां दे दी। उसके विरोध में निपुण शर्मा ने कुछ ऐसे बयानबाजियां कर दी जो उनका किसी खास पंथ वाले को बुरा लग गया। तो क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? जब किसी आप एक तरफ से अगर बेहतर संवाद की कामना करते हैं, तो आपके तरफ से भी बेहतर संवाद की कामना होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि केवल आप सामने वाले को बुरा भला बोलते रहिए और आप सोचे कि सामने वाले क्या करे, आपसे आपके लिए दूध की झड़ी बहाए। तो यह जो स्थितियां हैं, यही कंफ्लिक्ट का कारण बन जाता है। अब सोच के देखिएगा, ये सर तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट क्या उन्मादी व्यवहार नहीं है? ये खुली सभाओं में बोला जाता है या खुली जनसभाओं में जब होता है, जब इस प्रकार जो आपको निपुण शर्मा के मामले में आया था, उसके 6 हिंदुओं की हत्या कर दी। सोचिए न्यायालय ने क्या बोला कि यह सरकार का सत्ता का दुरुपयोग न करे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह दोहरी मापदंड भी इन प्रकार के मामलों को बढ़ावा देता है। इसी तरह पुस्तकों में हेट स्पीच बताकर प्रतिबंध लगाने के मामलों में न्यायालय दोहरे मापदंड देखने को मिला। और एक सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, देखिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा, कंचा इलैया की तेलुगु पुस्तक सामाजिक जो समलरुल कोमाटोलू एक पुस्तक थी उनकी, को प्रतिबंधित लगाने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता आरवी भंसिन की पुस्तक इस्लाम अ कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इन्वेंजन बाय मुस्लिम्स को बम्बई हाईकोर्ट ने हेट स्पीच बताकर प्रतिबंधित कर दिया। अब दोनों के थोड़ा हम लोग तथ्य देख लेते हैं। देखिए, आप हिंदू से संबंधित हैं या मुस्लिम से या किसी अन्य पंथ से, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इसे समझने की जरूरत है। और यह कहीं ना कहीं अगर प्रबुद्ध व्यक्ति आप हैं, किसी भी पंथ से जुड़े हुए, किसी भी धर्म विशेष से जुड़े हुए, अगर प्रबुद्ध व्यक्ति है तो आंकड़ों के आधार पर ही बात कीजिएगा ना, क्या सही है क्या गलत है। अगर हम आंकड़ों को झूठा कहने का प्रयास करेंगे तो क्या होंगे, हम उन सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के अधिकारियों से अपेक्षा करता है। तो यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पर
यहाँ पर कच्चा इलैया के पुस्तक में वैश्य समुदाय के सामाजिक लुटेरा बताने के अलावा संपूर्ण हिंदू समाज में खात्मे की बाद भारत की परिकल्पना का पूरा अध्याय है। अर्थात वैश्य समाज क्या कहता है कि वैश्य समाज आपको कह रहा है कि हिंदू समाज का नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी बता दिया गया इनके पुस्तक कंचा इलैया की पुस्तकों बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ चीजें और भी आपको ध्यान रखना है कि और न्यायालय ने क्या कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, पुस्तक की वर्णित हिंदू घृणा, इधर जा रहे हो जी, हिंदू घृणा से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। दूसरी तरफ हसीन की जो पुस्तक थी उसमें मौलवी मोहम्मद अली और अब्दुल्ला यूसुफ अली जैसे बड़े मुस्लिम विद्वानों ने कुरान अनुवादों पर आधारित था, परंतु न्यायालय ने उसे मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को भड़काने का द्वेषपूर्ण लेखनी माना। तो सोच के देखिएगा यहाँ पर कि हम किसी खास धर्म ए खास धर्म मानिएगा, बी खास धर्म माने, इसके किसी भी पार्ट में हम हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे क्या हम मानते हैं कि इसमें हम बदलाव मानते हैं, या इस प्रकार से जो भी लोग लिख रहे हैं उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं। पर किसी खास धर्म में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा या गलत नीति चल रही उसको अगर हम सुधारने का प्रयास करेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं दोहरी मापदंड व्यवस्थाओं के द्वारा आ रही। यही मापदंड कहीं ना कहीं स्थितियां बिगाड़ देती है और समस्याएं उत्पन्न कर देती है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अब इसके अतिरिक्त और भी जैसे देखने को मिलेगा आपको देवबंद जैसे महत्वपूर्ण संस्था में निसाब यानी पाठ्यक्रम में जिहाद, एक सेकेंड, निसाब यानी जिहाद के बड़े साफ तौर तरीके फर्ज बताया गया, जो इस्लाम के दावत, याद रखिए, ठुकराने वाले हर गैर मुस्लिम पर सशक्त लड़ाई लाजिम करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कभी न्यायालय ने या देवबंद का जो कॉन्सेप्ट है, देवबंद के लोग हैं, कभी भी इस पर अपना राय, प्रतिक्रिया या खंडन किए हैं? कभी भी सोच के देखिए, जहां पर इसका अर्थ इस संदर्भ में लगाया जाता है, इस संदर्भ में बताया जाता है, इस संदर्भ में स्पष्ट होता है, जहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के दावत को भी ठुकरा देना तो उसके प्रति क्या सशस्त्र लड़ाई लाजमी होता है। और याद होगा, मैंने आपको एक दिन हाल ही में एक केस स्टडी पढ़ाया था जहां पर यह बातें की गई थी कि इस्लाम के जो लोग हैं ना, कभी भी गैर इस्लामिक लोगों पर है ना, उनके त्योहारों पर विश नहीं करते हैं, विश करने का प्रयास। ये कौन बोलता है? इस्लाम के जो वक्ता होते हैं, मौलवी होते हैं, उनके द्वारा जनसभाओं में बात की। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार के जब एक तरफीय व्यवहार अपनाया जाएगा तो एक तरफीय ढांचा निर्माण होगा ना, ये चीज समझने की जरूरत है, और यहीं पर कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है और यहाँ पर वाद प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। और अनपढ़ों का फौज तो पड़ी हुई है कि कैसे हम राजनीतिक पुष्टि करेंगे, कैसे हम धार्मिक पुष्टि करेंगे, कैसे हम उन्माद बढ़ाएंगे। ये विवाद जानते हैं आपको अरब कंट्रियों में नहीं उत्पन्न होगा, केवल भारत में होगा। भारत के जो इस्लाम के लोग जानकार है उनके द्वारा भारत में कहा जाएगा। थोड़ा इस्लाम अरब में जाके बोल के देखिए, हाल ही में अरब में आपको इस्लाम के जानकार लोग क्या वैष्णव हो रहे हैं, वहां पे वैष्णव जनसभाओं में जा रहे हैं, तो कोई विवाद अरब में देखने को नहीं मिल रहा है, कोई गैर इस्लामिक कार्य वो नहीं माना जा रहा। मंदिर में आपको अरब के लोग गए हैं, हाल ही में मंदिर निर्माण हुआ अरब में, क्योंकि वहाँ कुछ हिंदू समुदाय है तो उनके लिए मंदिर, उनका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? अरब के लोगों के द्वारा किया गया। कभी वहां पर गैर इस्लामिक नहीं घटा है, केवल भारत में इस प्रकार के लोगों के द्वारा गैर इस्लामिक घटना कहा जाता है। तो जहां से शुरू हुआ है इस्लाम, वहां पर इसके लिए गैर इस्लामिक तथ्य नहीं माना जा रहा, क्योंकि वो समय के साथ बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जगह आप देखने को मिल रहा होगा कि आपको चीजें, पहले इस्लाम में जो कट्टरता का भाव था वो न्यूट्रल होता जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूज एनालिसिस में, कबीलाई तौर पर जो जीवन अस्त व्यस्त शुरू किया गया था वो इस तरह के कट्टरता का भाव जरूरी था। वर्तमान समय के संदर्भ में हमें उसमें बदलाव की जरूरत है। पर भारतीय मुस्लिम, भारतीय वक्ता, भारतीय जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस्लाम के जानकार वो क्या कहेंगे, ये गैर इस्लामिक कह देंगे, उसके लिए उन्माद खड़ा कर देंगे। पर यह अरब में जैसे देशों में नहीं होगा जहां से इस्लाम ही उदय हुआ है। और इस्लाम में जो विदय मान्यता, जो कन्वर्टेड लोग हैं वो ज्यादा इस्लाम को, ज्यादा कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही कंफ्लिक्ट इंडिया में कारण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हम भारतीय सबसे पहले हैं, भारतीय पहले, भारत को जीवंत रखने के लिए
सभी व्यक्ति विशेष समुदाय के लोगों का योगदान होना चाहिए। इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह फैक्टर काम करता है। अब यहाँ आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अब सर्वोच्च न्यायालय में हेट स्पीच के मामले में याद रखिएगा, जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनके द्वारा डीएमके नेता आर राजीव और गांधी और भी लोग थे, उनके बयान को लाया गया, जिनमें उन्होंने कहा था पेरियार की प्रेरणा ब्राह्मणों के नरसंहार की बात करती। पेरियार जो हुआ करते थे ब्राह्मणों की नरसंहार की बात करता। तब न्यायालय ने के.एम. जोसेफ थे, उनके द्वारा पेरियार के अस्तित्व की जानकारी होने के बारे में पूछा। अब देखिए पूरा लिटरेचर इनके है कि ब्राह्मण विरोधी है, किसी खास व्यक्ति विशेष खास वर्ग के नरसंहार की बात करता है। उसमें अब न्यायालय क्या बोलता, तुम साक्ष्य हमको दो, जो स्पष्ट तौर पर जो सर तन की जुदा होने वाला कॉन्सेप्ट खुले सभाओं में बोलता है, खुले नारे देता है, उसने हत्या किया 6 लोगों की, उसमें सबूत नहीं मांगता है। ये तो स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को दोहरी मापदंड। अब विष्णु जैन द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में पीएफआई के रैलियों में लगे सर तन से जुदा के नारे को न्यायाधीश की क्रिया प्रतिक्रिया करार दिया। तो ध्यान यहाँ रखिएगा। अब क्या करता है न्यायाधीश ने, क्या किया, क्रिया जब आप करते हैं ना, मैंने आप लोग क्या बोला था, वाद और प्रतिवाद, तो क्या बोला, वाद के विरोध में प्रतिवाद। अब हिंदू धर्म विशेष इसी के विरोध में कुछ ला देंगे, मान लीजिए सर तन से जुदा, तो वो लोग भी हिंदू विशेष भी करने लगे सर तन से जुदा, तो न्यायालय क्या बोलेगी, माननीय न्यायालय बात बोलेगी कि तुम व्यक्ति की आजादी हनन कर रहे हो, किसी धर्म विशेष को बढ़ने से रोक रहे हो, फलना ढकाना, बहुत सी बातें करेगी। पर जब वही खास पंथ खास वर्ग यह बोलेगा जनसभाओं में सर तन से जुदा, तो क्या बोलता है यहाँ पर शब्द पर जाइएगा, क्रिया की प्रतिक्रिया करार दिया सर तन से जुदा। तो ध्यान रखिएगा दोहरी मापदंड, दोहरा आधार ही हमारे कंफ्लिक्ट का कारण बन जाता है। यह व्यक्ति में भी होगा, व्यक्ति विशेष समाज विशेष में भी होगा, व्यवस्था विशेष में होगा। अगर हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति विशेष है, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति विशेष है, दोनों यह समझ लेना कि हम पहले धर्म से पहले क्या है, व्यक्ति हैं, समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, और समाज से धर्म निर्माण एक सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है। तो जिस दिन ये कॉन्सेप्ट समझ ले, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट सोसाइटी में हेट स्पीच चल रहा है ना, वो स्वतः समाप्त हो जाए। पर राजनीतिक रोटियां सभी को सेकनी है, सभी को माला माल होना है यहाँ पर कॉन्सेप्ट, तभी तो यह फंडिंग इसके लिए विदेशों से आता है और उसके लिए जनसभाएं होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसी के संदर्भ में न्यायालय द्वारा संज्ञान कैसे बताते हैं कि हेट स्पीच आपको कार्रवाई अधिकांश अल्पसंख्यक और विशेष रूप से मुस्लिम समाज के अति संवेदन। और ध्यान रखिएगा इस प्रकार का अल्पसंख्यक का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था, केवल मुस्लिम समझ लिया जा रहा है इंडिया में, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय में जैन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी हैं, तो उनको नहीं समझा जाता है। तो केवल पूरा सिस्टम के द्वारा अल्पसंख्यक यह समझ लेना कि केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक है, यह भी दोहरी मापदंड है। मैंने आपको स्पष्ट उस दिन भी कहा था और बताया था कि केवल हम यूपीएससी एस्पिरेंट है ना, तो हर पहलू पर हमें समझने की जरूरत है। इस तथ्य के पीछे का बैकग्राउंड क्या चल रहा है, तथ्य क्या है और भविष्य इसके लिए क्या निर्धारित होता है, इस सारे तथ्यों पर जब हम आकलन करेंगे तो एक न्यूट्रल व्यू कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएंगे, और यही आपके सिलेक्शन का आधार बनाएगा। आप किसी प्रकार के किसी विशेष के लिए झुके हुए प्रतीत होंगे तो आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी चीज़ों को बताया था कि न्यायिक सक्रियता हेट स्पीच के दिखाई दे रही है, उतनी बेअब्दी का आरोप लगाकर कर रही है। हत्याएं और आए दिन आने वाले लव जिहाद जैसे हेट क्राइम्स को नहीं दिखा रही है। यदि यही गंभीरता हेट क्राइम्स में दिखने लगी तो शायद मजहबी प्रेरणाओं और उनके स्रोतों को चिन्हित किया जा सकता है और मामले हम बेहतर। अब देखिएगा लव जिहाद के मामले माना जा सकता है कि सभी मुस्लिम लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को नहीं अपना रहे, पर उसमें से कुछ तो अपना रहे हैं, जिसके बाद कन्वर्टर रेज हो रहा है, अपनी नाम पहचान बदलकर विवाह किया जा रहा है हिंदू लड़कियों से और उनके लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे मामले मैंने केस स्टडी बताया था, मैंने आपको दिल्ली में जब था तो मैंने बताए भी थे कि आपको सामने मेरे घर फ्लैट के सामने ऐसे लोग थे जो लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। ऐसी बताइए आपको क्या जरूरी है जब मान लीजिए आप प्रेम किसी से करते हैं तो नाम पहचान और अपनी योग्यता को छुपाकर किसी हिंदू धर्म से विशेष लड़की से शादी ब्याह करना, उसको प्रताड़ित करना, उसके धर्म परिवर्तन करवाना कहाँ तक जायज है।
अगर किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा भी किया जा रहा है तो मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों का यह दायित्व है कि नहीं, यह तुम गलत कर रहे हो। यह देखिए, प्रेम करना, प्रेम के लिए अनुसरण करना, पद्धतियों का अनुसरण करना वो पाक है, पर किसी कुंठा के आधार पर प्रेम के फांस में फंसाकर उसका अपना कुछ एक एजेंडा पूरा करना, ये कहीं ना कहीं नापाक इरादा है। इसे प्रत्येक मुस्लिम को समझने की जरूरत है, और विरोध उन्हीं के वर्गों के द्वारा दिया जाना चाहिए और उन्हीं के वर्गों के द्वारा किया जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं बदलेगा, नहीं तो ये चीज़ें और भी वाद प्रतिवाद के संदर्भ में आएगा। और यहाँ सुधार क्या करना, उन्हीं वर्गों के लोगों के द्वारा शुरू करना होगा। अब मजहबी प्रेरणाओं के उनके स्रोतों को चिन्हित किया जाएगा, ये सब बातें की गई थी। व्यक्ति की स्वतंत्रता का सही अर्थ यही होगा कि दूसरे व्यक्ति समूह अप्रिय लगने वाले तथ्यों को, उन तथ्यों पर आधारित विचारों को अब व्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। हेट स्पीच को स्पष्ट अवधारणा को अधिक मनमाने न्यायिक उपायों में लाया जाए, और अधिक बहुत से उन्मादी भीड़ कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले भी बताया कि जब तक हम इन सभी मामलों पर काम नहीं करेंगे तो ये सब मामले उभर कर सामने नहीं आएंगे। ये सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ हेट स्पीच के जो मामले और बाकी जो हेट स्पीच क्या है, व्यक्ति स्वतंत्रता क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में हेट स्पीच क्या है, सभी को जाके आपको 16 नवंबर की न्यूज में देख लेना है। उम्मीद करता हूँ आपके इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझे होंगे। अब देखिएगा, फिल्म विरोध एजेंडा नाकामयाब रहा। इस पर मैंने 19 अगस्त 2022 को टॉपिक कवर किया है। अभिव्यक्ति की अवधारणा, और याद होगा आप लोगों को 2-3 टॉपिक पहले भी आया था इस पर, जब रानी पद्मती के मामले में फिल्म बना था, उसमें भी आया था। और भी 2-3 मामले थे, कश्मीर फाइल्स पर आया था, अब द केरला फाइल्स पर आया है। तो ये मामले सभी एक ही हैं, जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रसारण का अधिकार, क्षमता, आईटी एक्ट के धारा आपको सभी चीज़ें शामिल की जाती है। तो उस टॉपिक को आपको क्या करना है, जाके उस न्यूज़ को देख लेना है। बाकी चीज़ें जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में की गई है, तो ध्यान यह रखना है 2-3 चीज़ों का, जहां पर अंडरलाइन आप लोगों को किया गया है। देखिएगा, एक सेकंड मैं बात यहाँ पर कर देता हूँ। न्यायालय ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाया, जो केरला फाइल्स आया है, द केरला स्टोरी, उस पर कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम देकर सामग्री दिखाने प्रदर्शकों को लिबरल कहने वाले लोग इस फिल्म के प्रदर्शन के विरुद्ध है। जो खास कर लोग अपने एक एजेंडा के तौर पर लोग लिबरल स्वयं को कहते हैं। जब पद्मावत या इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आता है, या हिंदुओं प्रतीकों को फिल्मों में यूज किया जाता है नेगेटिव रोल के तौर पर, तो क्या बोला जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो यह कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड अपनाते हैं, और यही मामला आपको देखने को मिलेगा। हर आपको कश्मीर फाइल हो, पद्मावत का मामला हो, या तो केरला स्टोरी में हो, ध्यान रखिएगा। इसमें कार्रवाई का जो लाइव स्ट्रीम करता है, उसके live.com, उसमें यह दिखाया गया, बताया गया कि इस फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र मिल चुका है और उनका रोकना उचित नहीं है, न्यायालय के द्वारा बोला गया। पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ एजेंडा लोगों का आरोप है कि फिल्म एजेंडा फिल्म है, लेकिन क्या फिल्म में बगैर देखे उन्हें प्रदर्शन रोकने के लिए उच्च न्यायालय पहुंच जाना एजेंडा नहीं। असल एजेंडा यही प्रतीत होता है कि अगले फिल्म नहीं देखी, लेकिन कथित आसन खतरे लेकर अदालत पहुंच गए। अब मामला देखिए क्या है कि किसमें, जो आपको केरला फाइल्स में उसमें दिखाया गया कि हिंदू लड़कियों को पहले लव जिहाद के मामले में फंसाया जाता है, उसके बाद उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और उसके बाद क्या किया था, आईएसआई को भेजा जाता है, जो अरब कंट्रियों में आपको देखने को मिलता होगा। वहाँ पर जो आतंकवादी घटनाओं में आपको चीज़ें शामिल होती है। और केरला का रिपोर्ट आप लोगों को हाल ही में पढ़े होंगे, कुछ आतंकवादी समूह के लोग वहाँ पकड़े गए थे। तो ये पूरा समझ है। इस पर जो भी लोग संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो मामले में अभी लगातार आ रहे हैं सामने मीडिया में और बता रहे हैं अपनी आप बीती, जिसमें आप वीडियो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो व्यक्ति प्रताड़ित है उसकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार से प्रताड़ना झेला है इन सब मामलों में। अब देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति के लिए एक सम्मान होना चाहिए। हर वर्ग, हर समुदाय के लिए एक समान होना चाहिए। यह मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, सभी लोग मानते होंगे। पर यहाँ पर फिल्म इस्लाम के विरुद्ध कुछ नहीं है, इस्लाम पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा है। अर्थात कहने इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है
मैंने आपको बताया मूल जो कॉन्सेप्ट है वो मूल ही रहेगा, हिंदू में जो मूल कॉन्सेप्ट वो मूल ही रहेगा, पर जो समय काल के बाद कॉन्सेप्ट बदला है उसमें हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। उसे इस्लाम का कॉन्सेप्ट कह देना उनकी अमूर्खता का परिचायक है। मैं शुरू से बोलता हूँ ये बात कि मूल जो इस्लाम था, जो मूल इस्लाम के साथ जो ओरिजिन हुआ है, जो भी कॉन्सेप्ट ABCD जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, या हिंदू धर्म में जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है ABCD वही मूल है। उसके बाद मान लीजिए एक लंबे समय अंतराल के बाद जो भी कॉन्सेप्ट आया है वो कहीं ना कहीं आपको चीजों को सुधारने की जरूरत है, उस पर प्रश्न चिन्ह आएगा, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार वो चीजें डेवलप हुई हैं और समय किस प्रकार से प्रताड़ित हुई है, किस तरह से शोषित हुई है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर किसी फिल्म में यदि फिल्मकार आतंकी संगठन खिलाफ दिखाता तो उसे बिना देखे इस्लाम या मुस्लिम जो है मुसलमान विरोध कैसे कर सकते हैं, मान लिया जाता है। इस्लाम विरोधी कैसे मान ले, केवल मान ही नहीं लिया जाता है बल्कि उनके रक्षा के लिए कोर्ट भी पहुंच जाता है। ऐसे में लोग स्वयं लिबरल या सेकुलर मानते, क्या देश में आतंकी संगठन के खिलाफ फिल्म बनाना अपराध है? अब ध्यान रखिएगा, चलिए 100 दफा की एक बात मैं बोलूं, पूरी कहानी आप पढ़ लीजिए, कुछ भी हो। मैं मुस्लिम समुदाय से एक बात केवल पूछना चाहता हूँ, वो कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी हो या किसी अन्य के संदर्भ में बात करें, अगर इन सभी मामलों में केवल 1% की सच्चाई हो तो क्या मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा यह शुरुआत नहीं की जानी चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं अनैतिक है, अव्यवहारिक है और समाज के लिए कलंक है? अगर 1% का भी सच्चाई है तो इनको उन मुस्लिम समुदायों को बढ़कर सामने आना चाहिए जो समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कश्मीर में एक हिंदू की भी हत्या कर दी गई हो तरीके से केवल इसलिए कि आप किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, या केरला फाइल्स में किसी व्यक्ति विशेष को, महिला विशेष को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि हम एक कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं जहां पर हम इस प्रकार से एक स्लेब को भेज सके ISI के पास और वहां से हम स्ट्रीम कर सके इंडिया में आतंकवादी घटना या अन्य विश्व के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं उन्हीं वर्गों के द्वारा शुरुआत किया जाएगा। जैसे ही अन्य वर्गों के द्वारा शुरुआत किया जाएगा तो आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अब मैंने आपको क्या बोला कि जब एक दूसरे समुदाय के बीच विवाद उत्पन्न होता है, मामला न्यायालय में जाएगा तो प्रश्न बहुत छिड़ेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत से बदलाव करने के लिए प्रेरित कर देगा। इसलिए स्वयं उन लोगों को सोचने की जरूरत है इन सभी मामलों में कि जो बेहतर समाज निर्माण करने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं उनको 1% की सच्चाई अगर लगती है, अंतरात्मा से पूछिए, आपके बहुत से रिलेटिव होंगे। अब यूपी बिहार, मान लीजिए आप केरल में नहीं हैं, आप कश्मीर में नहीं रहते, आप यूपी बिहार या अन्य क्षेत्रों में रह रहे, कहीं भी रह रहे, महाराष्ट्र दिल्ली उड़ीसा कहीं भी रह रहे, आप अपने रिलेटिव से पूछिए क्या वहाँ पर हकीकत, क्या सच्चाई यही है? 1% भी अगर सच्चाई अगर नजर आती है तो ध्यान रखिए यह आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप बेहतर समाज के निर्माण में कैसे योगदान दे सकते हैं। यह उजुल फुजुल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कब था? जब हम बर्बरी जिंदगी जिया कर रहे थे, सामुदायिक जिंदगी जी रहे थे, जहां पर मार काट से ही सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा था। अब हम आधुनिक युग में जीने वाले प्राणी बन चुके हैं। आने वाले 2050 तक, 2000 मान लीजिए 2100 तक, 2500 तक सोसाइटी ऐसी हो जाएगी ना जहां पर हम क्षमता निर्माण के साथ चीजों को, वहां पर धर्म विशेष जो है ना गौण हो जाएगी। यह चीजें आप मानिए या ना मानिए, तो ये चीजें ना आज से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। इन सब चीजों को यहाँ पर समझने की जरूरत है। ये सारी कहानी आपको पहले भी मैंने आपको मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा जहां पर मैंने इस मुद्दे पर पहले भी क्लास में चर्चा किया है। उसको समझने की जरूरत है कि इस प्रकार के मामले में कैसे हमको अपने मापदंड तय करने वाले होंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अब कैसे दोहरे मापदंड है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको याद होगा कई फिल्मों में हिंदू सन्यासी को तिरस्कार दुष्कर्मी दिखाया गया, परंतु कभी भी किसी उस पर आपत्ति
दर्ज नहीं की गई। हालिया कुछ दिनों में यह दर्ज जरूर हुआ, पर पहले नहीं हो रहा। यह 70-80 के दशक से चला आ रहा है। मिशन कश्मीर में देखिए ऋतिक रोशन जो अल्ताफ खान का चरित्र निभाया था, याद करिए। फना में आमिर खान ने जिस आतंकी रेहान की भूमिका निभाई थी, उसे याद कीजिए। आतंकी रेहान के कब्र पर जब उसका बेटा अपनी माँ से पूछता है क्या रेहान ने गलत किया, तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया उस फिल्म कथा में? उसने वही कहा जो उसे ठीक लगता है। तो ठीक लगता का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं दोहरी मापदंड को अपनाता। अगर उसकी माँ के द्वारा यह बोला जाता कि नहीं, आतंकी घटनाओं का अंजाम देना हमारी पूरी सभ्यता के लिए कलंक है, तो उस बच्चे पर एक सकारात्मक पॉजिटिव मैसेज जाता है, लोगों में पॉजिटिव मैसेज जाता है। पर यहाँ यह क्या कहता है? तो जो उसे ठीक लगा, एक दोहरी मापदंड को बता रहा है। तो यह कहीं ना कहीं संवाद आतंकवाद के परोक्ष समर्थन न करते हुए भी, लेकिन आतंकवाद को लेकर रोमांटिकिज्म को डेवलप कर देता है। यह तो हकीकत है, और फिल्म से लोग बहुत प्रेरित होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी दलीलें दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। कि जैसे यह काल्पनिक याचिकाकर्ता को दलील थी कि इस फिक्शन में फिल्म के उद्देश्य मुसलमानों को खलनायक के रूप में पेश करना है। कोर्ट ने इससे भी असहमति जताते हुए कहा कि फिल्म में कई तरह की चीजें दिखाई जाती है, भूत पिशाच नहीं होते फिर भी दिखाया जाता है, काल्पनिक स्रोत है, तो उसे क्या सत्य माना जा सकता है? ऐसे ही बातें की गई है। अब यहाँ पर 2-3 चीजें और भी ध्यान रखिएगा। हिंदू मुसलमान इस तरह के कई फिल्में देखी गई, जहां पर मलयालम में तो एक फिल्म पुजारी की मूर्ति पर थूकते दिखाया गया, परंतु उसे उससे भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, और इस कल्पना के संग में इसे पुरस्कार भी दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, इस फिल्म को पुरस्कार भी दिया जाता है। अब यही चीजें ध्यान रखिएगा कि धीरज शर्मा अपनी पुस्तक में कहते हैं, लिखते हैं कि फिल्म और संस्कृति, एक पुस्तक उनकी में लिखा है कि ऐसी फिल्में हमारे मूल्यों, परंपराओं, हिंदुत्व की विचारधाराओं और भारतीय संस्कृति जुड़े कमजोर कर रही हैं। बॉलीवुड की व्यवस्थित तरीके से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने में लगा हुआ है, धर्म के खिलाफ नकारात्मक धारणा बढ़ावा दे रहा है। और वास्तव जैसे फिल्म कुछ थे, संजू सिंघम, सरकार के जितने भी नकारात्मक पात्र हैं दिखाए गए हैं। अब यहाँ हिंदू धर्म के प्रतीक जिन्होंने धारणा कर रखे वो बुरे इंसान है, पर ध्यान रखें इसके उलट उसी अधिक किसी अन्य धर्म प्रतीक धारण करते हैं तो पवित्र व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। फिल्म में दीवार का नायक याद होगा आप लोगों को, जिसमें बात की गई 786 नाम का एक बिल्ला पहनता उनके द्वारा, अभिषेक बच्चन उनके अभिनेता रहते हैं। तो गोली लगती है, बिल्ला बचा दिया जाता है, अर्थात 786 क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है? ध्यान रखिएगा, एक आपकी रक्षा करेगा, वहीं पर दूसरा व्यक्ति विशेष तिलक लगा रहा है और भी जनेऊ धारण कर रहा है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट लेकर आता है। कहीं ना कहीं क्या करता है कि नकारात्मक प्रभाव किसी धर्म विशेष। यही दोहरी मापदंड हमें व्यक्ति की आजादी न देकर एक संकुचित मानसिकता को बढ़ावा देने वाला परिपंच बन जाता है, इसे ध्यान रखने। अब केरल स्टोरी को लेकर जिस तरह का विवाद हो रहा है, कश्मीर फाइल्स को भी लेकर हुआ था। कश्मीर फाइल्स के बाद केरल स्टोरी में आतंकी कर्तृत्वों को दिखाया गया है, इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध बता रहे हैं। उन्हें गंभीरता इस बात को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। कश्मीर में हिंदू पंडितों को नरसंहार करने वाले आतंकवादी या आईएसआई के जो आतंकियों को मुसलमानों या इस्लाम से जोड़ना अनुचित है। यहाँ पर बात समझने वाली बात होगी, 100 बातों की एक बात, जब आतंकी घटना होता है ना तो वहां पर बात बोल दिया जाता है धर्म विशेष से जुड़ा हुआ आतंकी घटना नहीं है। बहुत अच्छी बात है, यह होना भी चाहिए, पर जब वो धर्म विशेष के संदर्भ में बातें की जाती है तो उसे आतंकी घटना नहीं माना जाता है। यह चीज समझने की जरूरत है। दोहरी मापदंड ही समस्या उत्पन्न करती है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे ना कि प्रश्न कहाँ उठाया जा रहा है, किस मुद्दे पर उठाया जा रहा है, किस संदर्भ में उठाया जा रहा है, तो आप इस तथ्य के करीब पहुंच जाएंगे कि समाधान कहाँ ढूंढना है। तो इस चीज को आप लोग स्वयं आकलित कीजिएगा, बाकी चीजें फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आगे न्यूज एनालिसिस में। और देखिए यहाँ पर न्यूट्रल व्यू से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम नहीं हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट के बारे में, एक कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहा है उसके बारे में संवाद हो रहा है, उसको बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के बहुत से स्टूडेंट होंगे, उनको नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने समुदाय में बहुत से, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह जो पृथ्वी है ना, जन्म आपका किसी भी धर्म विशेष पंथ में हुआ है, सब यहीं छूट के जाने वाला है। आप अपने साथ
कुछ लेके नहीं जाएंगे, ठीक ना। अगर लेके जाएंगे तो कोई मरेगा व्यक्ति न, उससे बोलिएगा वहाँ से एक सुई भी लेकर आके आप दिखा दीजिए, वहाँ से सुई मुझे भेज देना। जिस भी दुनिया में आप जाते हैं, उसकी किसी मानव की औकात इतनी ही है, इतना ही मात्र है कि आप कब्र में दफनाए जा रहे हो या जलाए जा रहे हो, ठीक ना। आपकी सारी संपत्ति, सारी मौलिक अधिकार, सारे जो भी कॉन्सेप्ट है, जिहादी कॉन्सेप्ट हो या मानवीय कॉन्सेप्ट हो या इस प्रकार के प्रपंच हो, चिड़िया चरित्र जिसे हम लोग बोलते हैं ना, चरित्र निर्माण, या इस प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी धर्म विशेष में है, वो सब यहीं छूट जाता है। तो यहाँ जो छूटता है ना, वही आपके निर्माण का द्योतक बनता है कि आप किस प्रकार के पूर्वज, आपका किस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपके आने वाले भविष्य के लिए, भविष्य के लोगों के लिए निर्माण हो सके। आप पॉजिटिव कॉन्सेप्ट देकर जाइए ताकि आने वाले जो भी सोसाइटी के लोग होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके और भी बच्चे के बच्चे होंगे, तो आपसे पॉजिटिव मैसेज ले सके, ना कि नेगेटिव मैसेज ले, और एक बेहतर समाज का निर्माण सके। नहीं तो जाने के बाद है ना, आपके जाने के बाद तुरंत है ना 10 गालियां लोग देते, देखो फलना व्यक्ति कैसा था, समाज के लिए कैसा था, लोग साथ कैसा व्यवहार करता था, लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार करता था, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता था, तुरंत मरते ही आपके सामने बोलने लगेंगे। तो सोच के देखिए, हकीकत दुनिया की यही है, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। बाकी कॉन्सेप्ट तो बाद में होंगे ना, पहले तो इस चीज़ को समझने की जरूरत है। व्यक्ति विशेष का जीवन बस उसके मरण तक के यात्रा में जो प्रपंच रचे जाते, उसी का परिणाम है। और आप तय कीजिए, आपके मरने के बाद आपके पीछे जो 4 कांधे के पीछे जो लोग होंगे ना, कितने वफादार हैं, ये तय करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।